सत्र में स्वागत है। आज हम एक कहानी की गहराइयों में उतर रहे हैं जो हम सब ने शायद बचपन में सुनी हो, चतुर कौवा और सांप। लेकिन इसके सबक आज भी उतने ही मायने रखते हैं। हाँ बिल्कुल, एक बहुत ही जानी पहचानी कहानी है ये। तो हमारे पास इस कहानी का मतलब मूल पाठ है और हमारा मकसद सिर्फ कहानी दोहराना नहीं है। हम इसके किरदारों को, उनके इरादों को और खासकर कौवे की जो रणनीति थी उसे समझना चाहते हैं। सही कहा। ये देखना कि ये सरल सी कहानी हमें मुश्किल हालात से निपटने के बारे में क्या सिखा सकती है। कहानी की शुरुआत ही देखिए, एक घना जंगल, पेड़ पर कौवे का घोंसला और उसमें अंडे। हाँ, और पास ही एक बिल में रहता है एक सांप। बिल्कुल, और वो सांप धूर्त है, उसकी नजर उन अंडों पर है। तो ये सिर्फ मतलब एक जानवर का दूसरे पर हमला करने का मामला नहीं है। नहीं, यहाँ तो अस्तित्व का सवाल है। चलिए इस स्थिति को थोड़ा और खोलते हैं। बिल्कुल, ये जो शुरुआती तनाव है ना, यही कहानी की नींव रखता है। एक तरफ कौवे का अपने बच्चों के लिए वो सहज लगाव है, उनकी रक्षा की इच्छा, और दूसरी तरफ एक ऐसा दुश्मन जो शायद शारीरिक रूप से ज्यादा ताकतवर है, चाणाक भी। हाँ, स्रोत में भी है कि सांप लगातार अंडों को खाने की फिराक में रहता था। बिल्कुल, तो ये कौवे के लिए एक स्थायी चिंता थी। उसकी रोजमर्रा की जिंदगी पर एक खतरे का साया था। हाँ, सोचिए जरा उस कौवे की हालत, हर पल डर, हर आहट पर चौकन्ना हो जाना। स्रोत बताता है कि कौवा शुरुआत में सावधानी बरतता है, घोंसले की निगरानी करता है। हाँ, शायद सांप को डराने की कोशिश भी की होगी उसने, पर वो काफी नहीं था। सांप शायद ज्यादा इंतजार करने वाला था या ज्यादा चालाक। तो ये पहली कोशिशें जो सीधी थीं, वो नाकाम हो रही थीं। और ये एक अहम बात है, अक्सर हम समस्याओं का सामना करते हुए सबसे पहले वही तरीके अपनाते हैं जो सीधे होते हैं, आजमाए हुए। कौवे ने भी वही किया, सतर्क रहा, बचाव किया। हाँ, लेकिन जब दुश्मन लगातार बना रहे और वो पारंपरिक तरीके काम न करें, तब जरूरत पड़ती है कुछ अलग सोचने की। सही। कहानी दिखाती है कि कौवे ने अपनी इन शुरुआती असफलताओं से सीखा। उसने महसूस किया कि शायद उसका तरीका ही गलत हुआ। और यहीं वो मोड़ आता है। कौवा निराश नहीं होता, बल्कि वो सोचने लगता है, विश्लेषण करता है। स्रोत में एक पंक्ति है जो उसकी सोच बताती है, अगर मैं सिर्फ ताकत से लड़ूंगा तो काम नहीं बनेगा। ये बहुत गहरी बात है। ये कोई साधारण वाक्य नहीं है, ये अपनी सीमाओं की समझ है। कौवे ने मान लिया कि शारीरिक बल में वो सांप का मुकाबला नहीं कर सकता। हाँ, ये मानना भी बड़ी बात है। बिल्कुल, ये आत्म मूल्यांकन बहुत जरूरी है। उसने न सिर्फ अपनी कमजोरी पहचानी, बल्कि अपनी ताकत यानी बुद्धि उसको भी समझा और दुश्मन की ताकत का भी सही अंदाजा लगाया। यहीं से सामरिक सोच शुरू होती है, स्थिति का ठीक विश्लेषण। उसे समझ आ गया कि सीधी लड़ाई मतलब हार, अंडों का नुकसान, और इसी एहसास ने उसे एक अलग रास्ता खोजने पर मजबूर किया। बिल्कुल। और इस एहसास के बाद उसका अगला कदम क्या था? एक फैसला, मुझे बुद्धि का इस्तेमाल करना होगा। हाँ, ये सिर्फ एक ख्याल नहीं था, ये उसकी पूरी रणनीति का बदलाव था। वो बचाव से हटकर अब सक्रिय हो रहा है, समाधान खोज रहा है, और उसका हथियार है दिमाग। सही कहा। और खतरा और जरूरत मिलकर कैसे रचनात्मकता को जन्म दे सकते हैं, ये भी दिखता है यहाँ। हाँ, ये कहानी को सिर्फ जानवरों की कहानी से ऊपर उठा देता है। ये रणनीति और समस्या समाधान का एक केस स्टडी जैसा बन जाता है। बिल्कुल। कौवे का ये जो आंतरिक मंथन है, ये दिखाता है कि मुश्किल हालात में भावनाओं पर, जैसे डर या गुस्सा, उन पर काबू पाकर तार्किक सोच को आगे रखना कितना जरूरी है। उसने समस्या को फिर से देखा। समस्या सिर्फ सांप नहीं थी, बल्कि सांप का अंडों के लिए खतरा बनना थी। एग्जैक्टली। और इस नई परिभाषा ने अलग तरह के समाधानों के दरवाजे खोल दिए। तो अब कौवा सिर्फ सोच नहीं रहा, वो काम पर लग गया है। कहानी बताती है कि वो जंगल में उड़ता है, शायद समाधान की तलाश में, माहौल देख रहा है। हाँ, मुआयना कर रहा है। और तभी उसकी नजर एक बिल्कुल अप्रत्याशित चीज पर पड़ती है, राजकुमारी के गहने। अब ये थोड़ा काल्पनिक लग सकता है, जंगल में गहने कहाँ से आए? हाँ, ये कहानी का एक तत्व है जो थोड़ा हटके है, पर ये कौवे की योजना के लिए जरूरी था। बिल्कुल। शायद उसने पहले भी इंसानों की गतिविधियां देखी हों, उनकी चीजों के प्रति उनका लगाव समझा हो। ये अवलोकन कौशल है। हाँ, मतलब वो सिर्फ उड़ नहीं रहा था, वो देख रहा था, समझ रहा था। सही। उसने एक ऐसी चीज देखी जिसका उसके लिए कोई मोल नहीं था, पर इंसानों के लिए वो बहुत कीमती थी। और उसने इस असंबंधित सी लगने वाली जानकारी को अपनी समस्या से जोड़ा,
यही उसकी चतुराई है। मौके को पहचाना। हाँ, और उसे भुनाने का फैसला किया। और यहाँ से योजना पर अमल शुरू होता है, जो वाकई लाजवाब है। उसने सीधी लड़ाई से बचने का रास्ता चुना। बिल्कुल। एक कीमती गहना उठाया, शायद कोई हार या कंगन, और उसे सीधे ले जाकर सांप के बिल के पास, या कुछ कहते हैं बिल के अंदर ही डाल दिया। कितनी सोची समझी चाल है ना? उसने खुद सांप से भिड़ने के बजाय एक ऐसी स्थिति बना दी जिसमें दूसरे लोग आकर उसकी समस्या हल कर दें। ये अप्रत्यक्ष रणनीति का बेहतरीन उदाहरण है। डायरेक्ट अटैक नहीं, डराने की कोशिश। उसने एक बाहरी चीज, गहने का इस्तेमाल किया, ये जानते हुए कि इंसान अपनी कीमती चीजों को खोजने जरूर आएंगे। उसने इंसानों के व्यवहार का पूर्वानुमान लगाया और उसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया। हाँ, एक तरह से डोमिनो इफेक्ट शुरू किया। गहना रखो, इंसान आएंगे, सांप दिखेगा, इंसान सांप को हटा देंगे। पर इसमें थोड़ा जोखिम तो था। मतलब क्या होता अगर इंसान गहना देख लेते पर सांप को ना देखते? जोखिम तो था, हाँ। कोई भी योजना 100% पक्की नहीं होती, लेकिन ये एक कैलकुलेटेड रिस्क था, परिकलित जोखिम। अच्छा। कौवे ने शायद अंदाजा लगाया कि गहने जैसी चमकदार चीज सांप का ध्यान खींचेगी और इंसान अपनी खोई चीज खोजने के लिए उस जगह की बारीकी से तलाशी लेंगे ही लेंगे। उसने सबसे संभावित परिणाम पर दाव लगाया, और अक्सर सबसे चतुर रणनीतियां वही होती हैं जो संभावित मानवीय या प्राकृतिक प्रतिक्रियाओं का फायदा उठाती हैं। आपने कहा सिस्टम को समझा, इसका यहाँ क्या मतलब है? थोड़ा और बताएंगे? देखिए, कौवे ने सिर्फ खुद को और सांप को नहीं देखा, उसने पूरे माहौल को, जंगल, पेड़, सांप का बिल, पास में इंसानों की मौजूदगी और उन इंसानों की प्राथमिकताएं, जैसे गहनों का मूल्य, इन सबको एक जुड़े हुए सिस्टम की तरह देखा। अच्छा, मतलब सब कुछ जुड़ा हुआ है। हाँ, इससे सिस्टम थिंकिंग का एक सरल रूप कह सकते हैं। उसने समझा कि इस सिस्टम के एक हिस्से यानी गहने में छोटा सा बदलाव करके वो सिस्टम के दूसरे हिस्सों जैसे इंसान और सांप को इस तरह प्रभावित कर सकता है कि उसे अपना मनचाहा नतीजा मिल जाए। यानी सांप का हटना। बिल्कुल। उसने सीधे समस्या पर वार करने के बजाय सिस्टम के लीवर का इस्तेमाल किया। ये तो वाकई गहरी सोच है। उसने समस्या को अलग करके नहीं देखा, बल्कि उसके पूरे संदर्भ को समझा। हाँ। और नतीजा बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसा कौवे ने सोचा था। गहनों की खोज में लगे सैनिक या प्रहरी सांप के बिल तक पहुंचते हैं, उन्हें गहना मिलता है और साथ ही मिलता है सांप। हाँ, अब चाहे सांप ने गहना चुराया हो या नहीं, इंसानों के लिए तो वो एक खतरा है। बिल्कुल, खासकर उस जगह पर। तो वे सांप को पकड़ लेते हैं या मार देते हैं, और इस तरह कौवे की समस्या हल हो जाती है। उसे खुद न तो लड़ना पड़ा, न कोई खतरा मोल लेना पड़ा, सिवाय वो गहना उठाने के। स्रोत कहता है, इस तरह कौवे ने अपनी चतुराई से न सिर्फ अपने अंडों को बचाया, बल्कि सांप से हमेशा की सुरक्षा भी पाली। हाँ, ये एक स्थायी समाधान था, क्योंकि सांप अब वहाँ से हट चुका था। ये महत्वपूर्ण है। उसने सिर्फ उस वक्त के खतरे को नहीं टाला, उसने समस्या को जड़ से खत्म कर दिया। यहाँ एक सवाल उठता है, क्या कौवे का तरीका पूरी तरह नैतिक था? उसने राजकुमारी के गहनों का इस्तेमाल किया, उन्हें परेशानी हुई होगी। इंसानों को अनजाने में अपना काम करने के लिए इस्तेमाल किया। ये एक विचार करने वाला पहलू है और ये कहानी को और जटिल बनाता है। नैतिकता के नजरिए से देखें तो हाँ, उसने दूसरों की संपत्ति का इस्तेमाल किया, उन्हें अपनी समस्या सुलझाने का जरिया बनाया। तो फिर? लेकिन कहानी शायद हमें अस्तित्व की लड़ाई में व्यावहारिकता के बारे में सोचने पर मजबूर करती है। जब जान पर बनाती है तो क्या साधन हमेशा साध्य जितने ही पवित्र होते हैं? कहानी इसका जवाब नहीं देती, पर सवाल जरूर उठाती है। कौवे के लिए प्राथमिकता तो अपने बच्चों को बचाना था। बिल्कुल, और उसने वो रास्ता चुना जो उसे सबसे असरदार लगा। तो इस पूरी कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है? मतलब क्या है इसका? कहानी के अंत में स्रोत हमें सीधा सबक देता है, बुद्धिमानी और चतुराई से बड़ी समस्या का हल निकाला जा सकता है। बिल्कुल स्पष्ट संदेश है। हाँ, और एक और पंक्ति है, ताकत से काम ना बनने पर दिमाग का इस्तेमाल करें। यही कहानी का केंद्रीय विचार है। ये सिर्फ शारीरिक ताकत पर मानसिक ताकत की जीत नहीं है, ये सोचने के तरीके के बारे में है, समस्याओं को देखने का नजरिया बदलने के बारे में, उपलब्ध संसाधनों का रचनात्मक उपयोग करना। हाँ, चाहे वो कितने भी अप्रत्याशित क्यों ना हो, और सीधी टक्कर के बजाय अप्रत्यक्ष रणनीतियों पर विचार करना, ये सब सिखाती है ये कहानी। अगर हम इसे आज की दुनिया से जोड़ें, ये सबक कहाँ लागू होता है? क्या ये सिर्फ बच्चों की कहानी है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये सबक तो हर जगह लागू होता है। सोचिए, व्यापार जगत में एक छोटी कंपनी बड़ी स्थापित कंपनी से सीधे कैसे मुकाबला करेगी? मुश्किल है। हाँ, उसे अपनी चतुराई, अपने लचीलेपन, बाजार की अपनी समझ, इनका इस्तेमाल करना होता है।
उसे वैसे ही गहने खोजने होते हैं। मतलब ऐसे मौके या रणनीतियाँ जिनका बड़ी कंपनी फायदा नहीं उठा पा रही। सही। और व्यक्तिगत जीवन में भी। बिल्कुल। कई बार हम रिश्तों में या करियर में ऐसी चुनौतियों का सामना करते हैं जहाँ सीधा टकराव या बहस वो समाधान नहीं लाती। सही बात है। तब जरूरत होती है स्थिति को समझने की, दूसरे के नजरिए को या भावनाओं को समझने की। हाँ। और फिर संवाद या समाधान का ऐसा तरीका खोजने की जो सीधे टकराव से बचता हो, कौवे की तरह। हाँ, और यह हमें सिखाता है कि हमेशा प्लान ए मतलब सीधी कार्रवाई वही काम नहीं करता। कभी कभी प्लान बी यानी अप्रत्यक्ष रणनीति, रचनात्मक समाधान वो ज्यादा असरदार होता है, खासकर जब संसाधन कम हो या विरोधी ज्यादा ताकतवर हो। कौवे की सफलता उसकी ठंडे दिमाग से स्थिति का विश्लेषण करने की क्षमता में थी। और फिर साहसिक लेकिन सोची समझी योजना पर अमल करने की क्षमता। उसने भावनाओं को हावी नहीं होने दिया। तो कुल मिला के ये कहानी हमें याद दिलाती है कि बुद्धि सिर्फ ज्ञान होना नहीं है, हाँ। बल्कि उस ज्ञान को सही समय पर सही तरीके से इस्तेमाल करने की क्षमता है। बिल्कुल। अवलोकन, विश्लेषण, योजना और फिर क्रियान्वयन, ये चक्र किसी भी मुश्किल से निकलने में मदद कर सकता है। और कहानी ये भी दिखाती है कि कभी कभी समाधान समस्या के ठीक सामने नहीं होता। हॉल को देखना और चीजों के बीच अप्रत्याशित संबंध खोजना, ये भी चतुराई का हिस्सा है। तो इस कहानी का सार यही है, बुद्धि, रणनीति और अवलोकन की शक्ति, खासकर तब जब सीधी चुनौती मुमकिन ना हो या बहुत जोखिम भरी लगे। कौवे ने हमें सिखाया कि कैसे चतुराई से न सिर्फ बाधाओं को पार किया जा सकता है, बल्कि उन्हें अपने फायदे के लिए इस्तेमाल भी किया जा सकता है। और एक अंतिम विचार इस पर छोड़ने के लिए, ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है। क्या हम अक्सर समस्याओं का सामना करते हुए अपने आप ही सीधे टकराव या बल प्रयोग के बारे में सोचने लगते हैं? हाँ, शायद ऐसा होता है। तो जीवन में ऐसे कौन से क्षेत्र हैं जहां एक अप्रत्यक्ष, ज्यादा रचनात्मक कौवे जैसी रणनीति ज्यादा फायदेमंद हो सकती है? कहां हम बाहरी तत्वों या परिस्थितियों का लाभ उठाकर बिना सीधी लड़ाई के अपनी समस्याओं का बेहतर समाधान पा सकते हैं? ये सोचने लायक बात है। बिल्कुल, कि कब ताकत के बजाय चतुराई का रास्ता चुनना ज्यादा बुद्धिमानी है। इस दिलचस्प चर्चा के लिए धन्यवाद। एक साधारण कहानी से कितने गहरे सबक निकाले हमने। हाँ, बिल्कुल, मजा आया। अगर आपको ये विश्लेषण और चर्चा पसंद आई तो कृपया इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और जानने वालों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हाँ, जरूर करें। ऐसी ही और जानकारी पूर्ण और विचारोत्तेजक चर्चाओं के लिए हमारे साथ बने रहें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ।